Okay, guys, we are going to start with IELTS listening part 1. Part 1 आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो IELTS के स्टार्ट में ही बहाल रहे। बहाल किस तरह से रहे? पार्ट 1 में बड़े सादा आसान से क्वेश्चंस होंगे और आप उनको जैसे जैसे आंसर करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि आपको होगा कि मैंने इन सारे क्वेश्चंस को ठीक से आंसर कर दिया। तो एक चीज़ याद रखिएगा, वो कहते हैं ना ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, लेकिन आइल्ट्स में कहेंगे ऑल इज़ वेल दैट स्टार्ट्स वेल। अगर सेक्शन 1 में आपने अच्छा स्टार्ट ले लिया तो मोस्ट डेफिनेटली वो सेक्शन 2, 3, 4 सब में आपके साथ जाएगा। और अगर सेक्शन 1 में ही कोई गड़बड़ हो गई, आगे पीछे हो गया, कुछ समझ ना आई, क्वेश्चन कहीं और निकल गया, ऑडियो कहीं और निकल गई, तो फिर वो जो एक एंग्जाइटी है वो आपके साथ पूरे टेस्ट में चलेगी। इसलिए बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट ने कंप्लेन किया था। वो कंप्लेंट उनकी ये थी कि जब लिस्निंग स्टार्ट हुआ तो पार्ट 1 में ही मल्टीपल चॉइस आ गए, तो मैं समझी कि आइल्ट्स का पैटर्न चेंज हो गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किसी भी पार्ट में आ सकते हैं, पहली बात। और दूसरा ये कि जो वो आपको एग्जाम में टेस्ट देते हैं, कोई पता नहीं एक 10 साल पुराना आइल्ट्स का लिस्निंग का टेस्ट उठा के आपको दे दें, ठीक है? तो वो कोई भी टेस्ट हो सकता है, मल्टीपल चॉइस पार्ट 1 में आए, 2 में आए, 3 में आए, इवन 4 में भी अगर आ जाए तो आपने घबराना नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोच लिया कि जी पार्ट 1 में मल्टीपल चॉइस पैटर्न चेंज हो गया है, मैंने तो इसकी तैयारी नहीं की थी, अब क्या होगा। और वही फीलिंग साथ एंड तक गई और फिर एक पछतावा कि अब क्या होगा। तो इस तरह की कोई भी नेगेटिव फीलिंग, कोई भी नेगेटिव इमोशन, आइल्ट्स का जिस दिन टेस्ट है किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, किसी को बुरा भला नहीं कहना, ठीक है? खुश जाना है, सबको खुश रख के जाना है, ताकि एक अच्छी फीलिंग के साथ आप जाएं और जो वो गुड हार्मोन्स होते हैं वो आपकी बॉडी में रिलीज हों और आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो लिसनिंग जो है पार्ट 1, एक चीज़ याद रखिएगा, लिसनिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप इमेजिन करना शुरू कर दें। जो आप सुन रहे हैं उसको इमेजिन करें, जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको आप विजुअलाइज करें कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ये सिचुएशन है, ये बात इसमें हो सकती है। तो आपकी जो इमेजिनेशन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगी, ठीक है? जो कॉर्नर में कुछ ऐसा सेटिंग करें कि आपका मेरा आई कांटेक्ट मेंटेन रहे, ठीक है? ऐसे तरीके से बैठें कि हमारा जो आई कांटेक्ट है वो मेंटेन रहे। ये वाला टेबल थोड़ा सा इस तरफ को कर लें, हाँ जी, ये टेबल इस तरफ को कर लें। आप लोग ठीक है, आप लोग बिल्कुल ठीक है, आप लोग भी ठीक है। हाँ, अब वो जो कॉर्नर में कुछ होते हैं ना, वो देखना ही नहीं चाहते, मैंने सर को नहीं देखना, हाँ, तो वो एक अलग प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ थोड़ा कुर्सी और नीचे कर लो, मेज के नीचे जगह नहीं है, हाँ, नुकरा चे बंद है तू। ऑलराइट, अच्छा जी, लेट्स टेक अ स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन टाइप है 1 वर्ड एंड और अ नंबर। अब एक चीज याद रखिएगा, आमतौर पे स्टूडेंट्स के 3 से 4 आंसर्स गलत होते हैं लिसनिंग में और रीडिंग में, केयरलेस मिस्टेक्स की वजह से। वो केयरलेस मिस्टेक्स क्या हैं? 1 वर्ड ओनली में 2 वर्ड लगा दिए, ठीक है? और जहां पे था आपका लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वहां पे ABCD लिखना है। कुछ लोग ना वो जो आगे लिखा होता है ना, ए के आगे, फर्ज करें ABC है, एक है A 1947, B है 1948, वो क्या करते हैं 1947 लिख देते हैं कि जी एग्जामिनर की मैंने सहूलत कर दी है कि उसको ताकि आसानी से पता चल जाए। ऐसी कोई भी सहूलत, 3 से 4 आंसर्स का मतलब है एक बैंड, यानी 29 पे आपको 6.5 मिलता है और 30 पे 7 हो जाता है। तो एक भी आंसर अगर आपने गलत कर लिया तो 7 से आप फिर नीचे आ जाएंगे। तो ये जो 3-4 केयरलेस मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक्स हैं, इनको अवॉइड करना है। उसके लिए ज़रूरी है जब भी आप लोगों का लिसनिंग टेस्ट होता है ना, उसके जो शुरू में 2 सेंटेंसेस दिए होते हैं, सेक्शन 1 के नीचे एक दिया हुआ है कंप्लीट द फॉर्म बिलो, यहां से आपको पता चलता है क्वेश्चन टाइप का, ये हमेशा डिफरेंट होगा। यहां पे दिया कंप्लीट द फॉर्म बिलो, इसका मतलब है क्वेश्चन टाइप है फॉर्म कंप्लीशन। और उसके बाद अगला जो सेंटेंस है वो आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपने आंसर कैसे लिखना है, ठीक है? सो दैट इज राइट 1 वर्ड एंड और अ नंबर फॉर ईच आंसर। जो मॉक टेस्ट होता है उसमें एक क्वेश्चन था लिसनिंग टेस्ट में जिसका आंसर था 15 इयर्स। अब उसका जो क्वेश्चन था वो भी यही था कि जी 1 वर्ड और अ नंबर। अब 15 नंबर हो गया, ईयर्स वर्ड हो गया, वो ठीक है? नो नॉट एट ऑल। देखिए क्या दिया हुआ है, 1 वर्ड एंड और अ नंबर। अब या तो आंसर होगा आपका 1 बुक, या आंसर होगा 1, या आंसर होगा बुक। मतलब 1 वर्ड एंड और का मतलब ये है, ठीक है? अच्छा जी, लेट्स गो ऑन। सबसे पहले है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी में अब एग्जाम्पल दिया लुइस टेलर, ये उसका पूरा नाम है। पहले क्या करते थे, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देते थे, ऑडियो चलती थी,
एग्जाम्पल ऑडियो प्ले होती थी, बताते थे टेलर उसका सेकेंड नेम है, टेलर लिखा हुआ है। अब हम टेस्ट शुरू करते हैं। फिर मैंने कुछ टिप्स दी, मैंने टिप्स ये दी कि वो एग्जाम्पल को चलने दें, आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, वो टाइम वहाँ पे लगाएं। तो अब इन्होंने पिछले साल क्या किया, वो एग्जाम्पल ख़त्म कर दी। अब डायरेक्ट ऑडियो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगी और फिर आगे चलती जाएगी, ठीक है। तो नेशनैलिटी है। अब एक चीज़ और है, आईएलटीएस में ना सीधी तरह से बात नहीं करेंगे। आईएलटीएस में जो है वो घुमा फिरा के आपने ये देखना है कि राइट इंफॉर्मेशन क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनैलिटी। अब अगर फर्ज करें नेशनैलिटी की बात हो रही है और वो ऑडियो में कोई बंदा है, वो कहता है पीपल थिंक आई एम अमेरिकन बट आई एक्चुअली लुक लाइक ऑस्ट्रेलियंस बट ओरिजिनली आई एम अ ब्रिटिश सिटीजन। आंसर क्या होगा? ब्रिटिश। बात समझ गए ना कि यहां वहां इधर उधर घूम फिर के आपने सिर्फ ये देखना है। इसको हम कहते हैं नॉइज या डिस्ट्रैक्शन, या मैं इसके लिए वर्ड यूज करता हूं ट्रैप का, कि एक राइट आंसर के साथ, अब नेशनैलिटी है ना तो 3-4 नेशनैलिटीज ले देंगे, ठीक है। अब फर्ज करें वो क्वेश्चन करती है आई थिंक यू आर कैनेडियन, आप में से अक्सर लोग लिख लेंगे। अब ये तो क्वेश्चन है, जब तक वो आंसर ना करे येस आई एम कैनेडियन, तो इफ शी सेज वेल एक्चुअली आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, वी आर अमेरिकन्स, और आई एम अमेरिकन, सो आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकन हो जाएगा। तो सोच समझ के। और एक चीज और बताऊं, ये आपका जब मॉक टेस्ट भी चलता है ना, अक्सर मैं स्टूडेंट्स को देख रहा होता हूं लिसनिंग में ना रेजर लेके मिटा रहे होते हैं, फिर दोबारा लिख रहे होते हैं, फिर मिटा रहे होते हैं। आपको जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन बुकलेट आपको दिया है ना, एक्चुअल एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा एट द एंड उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर देना है। एग्जामिनर ने सिर्फ देखनी है आंसर शीट। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, बजाय उसको मिटाने के उसको काट के आगे दूसरा वर्ड लिखते हैं, या उसको रहने दें, अगला वर्ड भी दूसरा लिख लें, बाद में उसको आप काट दें। तो वो इरेजर का यूज जो है ना, ऑडियो चल रही है, मैं तो हैरान होता हूँ देख के कि बड़े अच्छे तरीके से फिर उसको फूंक भी मारते हैं कि वो जो चीजें आई हैं ऊपर वो भी उड़ जाए एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी काम नहीं करना कि जी मैं सफाई पसंद हूँ, घर में भी सारी सफाई मैं ही करता हूँ। एनीवेज, नाउ आई प्ले द ऑडियो, प्लीज लिसन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 1. Good morning. What can I do for you? I want to report a theft. I had some things stolen out of my bag yesterday. I'm sorry to hear that. Right, so I'll need to take a few details. Can I start with your name? Louise Taylor. Okay, thank you. And are you resident in the UK? No, I'm actually Canadian, though my mother was British. And your date of birth? December 14th, 1977. So, Canadian. Mother was British, right? But she is Canadian, so the answer is Canadian. Do you understand that? अगर wrong answers को आप avoid कर लेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। जिसने ब्रिटिश लिखा होगा उसने भी कुछ सुन के ही लिखना है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आनी कि आंसर, उसने बोला माई मदर वॉज ब्रिटिश, कहेंगे अच्छा माँ थी तो वो भी तो होगी ना। हम लोग जैसे आर्ग्यू करते हैं ना कि अगर माँ उसकी ब्रिटिश थी तो वो भी तो होगी ना। सो इट्स नॉट लाइक दैट। इस तरह की कोई रिश्तेदारी नहीं निकालनी, आपने देखना है ऑडियो में क्या बोल रहे हैं। आगे चलते हैं, समझ आ रहा है सबको? ठीक है, अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? दिमाग क्लियर रखें अपना, कंफ्यूजन आगे चल के होगी। अभी जरा सेक्शन 3-4 आने दें, फिर 4 में सही हो जाएगा। अच्छा जी, 14 दिसंबर को भी छोड़ दें, इंटीरियर डिजाइनर को भी छोड़ दें, लेकिन ना यहां पे आपने एक एक वर्ड को अंडरलाइन कर लेना है ताकि आपको पता चले कि ऑडियो अब यहां पे पहुंच गई है। मतलब इसको ओवरलुक नहीं करना। ओवरलुक करने का मतलब है आपने पढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट आप आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले 1977 को अंडरलाइन कर लें, इंटीरियर डिजाइनर को कर लें। जब ऑडियो इंटीरियर डिजाइनर पे पहुंचेगी तो इसका मतलब है कि करीब करीब आ गए वो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रीजन फॉर विजिट। बिजनेस है, आगे दिया हुआ है टू बाय एंटीक। अब जरा गौर कीजिएगा, सेंटेंस कॉम्प्लीशन में जो ब्लैंक होता है, ब्लैंक से पहले या ब्लैंक के बाद जो वर्ड आता है वो उसका सिनोनिम यूज करते हैं। यहां पे दे दिया एंटीक, वहां पे वर्ड यूज करेंगे ओल्ड, राइट। सो फर्ज करें अगर है टू बाय एंटीक बुक्स फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे वो बोलेंगे टू बाय ओल्ड बुक्स और टू बाय बुक्स विच वर पब्लिश्ड इन 18th century. So antique and published in 18th century, old books and all that. तो इन चीजों पे आपने फोकस करना है, ठीक है। अब ऑडियो चलेगी, इंटीरियर डिजाइनर आएगा, रीजन फॉर विजिट। अच्छा एक चीज और भी है, रीजन फॉर विजिट का मतलब है कि अभी जो वो विजिट कर रही है उसकी रीजन क्या है। ये क्वेश्चन मैंने कई टेस्ट्स में देखा है। अच्छा इसमें चलाकी क्या लगाएंगे, वो कहेगी आई यूजुअली विजिट फॉर, और उसके बाद एक पर्पस बताएगी, या फिर बताएगी लास्ट टाइम आई विजिटेड फॉर, लेकिन वो आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर प्रेजेंट में है। फिर अगर वो बोलती है कि नाउ आई एम विजिटिंग
स्पेसिफिकली और स्पेशली टू बाय ओल्ड बुक्स, तो आंसर आपका हो जाएगा बुक्स का। ये जो मैं ट्रैप्स बता रहा हूं ना, रॉन्ग आंसर्स, इनके चक्कर से आपने निकलना है। फिर आप देखिएगा 10 by 10 आपको मिलेगा, राइट? नाउ आई प्ले द ऑडियो, क्वेश्चन नंबर 2। So you're just visiting this country? That's right. I come over most summers on business. I'm an interior designer, and I come over to buy old furniture, antiques, you know? There are some really lovely things around here, but you need to get out to the small towns. I've had a really good trip this year, until this happened. ओके, फर्नीचर। सो एंटीक की जगह पे क्या वर्ड आ गया? ओल्ड एंड देन फर्नीचर। ठीक हो गया। ये फोकस और ये चीजें आप लोगों ने खुद से नोटिस करनी है। तभी लोग कहते हैं जी आपके साथ टेस्ट करते हैं आसान लगता है, खुद से करते हैं मुश्किल लगता है, क्योंकि आप खुद से इन चीजों को फोकस नहीं करते। इन चीजों को फोकस करना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर आ गया, लेंथ ऑफ स्टे 2 months। 2 को अंडरलाइन कर लें। अब नेक्स्ट है हमारे पास करंट एड्रेस। अब करंट एड्रेस पे भी ट्रैप क्या हो सकता है कि लास्ट ईयर आई वॉज लिविंग एट एंड ऑल दैट। अब उन्होंने दिया हुआ है डैश अपार्टमेंट नंबर 15। अब डैश अपार्टमेंट का मतलब, अपार्टमेंट्स का मतलब है कि ये जो अपार्टमेंट्स का ब्लॉक है उसका नाम, राइट? और अगर ये नाम कोई अनयूजुअल होगा, अनयूजुअल नाम क्योंकि ऐसा नाम जो आप लोगों ने सुन नहीं रखा, उसको वो स्पेल करेंगे। अगर वो नाम यूजुअल है तो आपको खुद से उसको लिखना होगा। अब सिर्फ आपने ये करना है कि जो अपार्टमेंट्स, जैसे हमारे यहाँ पे भी नहीं कोई नाम याद है किसी अपार्टमेंट्स का? हाँ, स्प्रिंग अपार्टमेंट्स। ठीक हो गया। इसी तरह से कोई एक नाम होगा। सो लेट्स जस्ट डू दिस। क्वेश्चन नंबर 3। Okay. So you've been here quite a while? Yes, I'm here for 2 months. I go back next week. So may I ask where you're staying now? Well, at present, I've got a place at Park Apartments. That's on King Street. I was staying at the Riverside Apartments on the same street, but the apartment there was only available for 6 weeks, so I had to find another one. Okay. And the apartment number? 15. Right. ओके अब आई वॉज स्टेइंग के साथ बोला रिवर साइड अपार्टमेंट, तो जिसने पहला वाला मिस कर दिया वो लिख देगा रिवर साइड और बड़ा कॉन्फिडेंटली आएगा मैंने सारे आंसर सही लिखे थे, राइट? देखिए उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है, करंट एड्रेस, और जो रिवर साइड है उसका उसने क्या बोला था, आई वॉज स्टेइंग। अब वो करंट तो ना हुआ, करंट क्या है, पार्क अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो वर्ड लिखा हुआ है वो दोबारा नहीं लिखना, ये वही केयरलेस मिस्टेक हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, पार्क, PARK, पार्क, या फिर पार्क, या चिपर्स पार्क एंड ऑल दैट। ओके, सो फार सो गुड। अभी यहां पे समझ आ गया ट्रैप क्या था। करंटली है तो उसने बताया कि लास्ट टाइम मैं वहां पे रह रही थी। ये बात ये भी कहेंगी आई एम एक्चुअली प्लानिंग टू लिव एट द रिवर साइड अपार्टमेंट बट एट प्रेजेंट आई एम लिविंग एट पार्क अपार्टमेंट्स। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, आइटम स्टोलन। अब देखना है कि बेचारी का क्या क्या चोरी हुआ है। सोचते जाए ना, एक खातून है उसका पर्स चोरी हो गया, सामान चोरी हो गया, कनाडा से आई हुई है एंड ऑल दैट, राइट? ठीक है, अब बाकी सारी चीजें चोरी हो गई हैं। कोई और देखेगा कहेगा मोबाइल फोन तो है ना, एप्पल का है ना, है भी चोरी करवाने, बेचारी इकट्ठी कंप्लेंट करवा देगी। सो क्वेश्चन नंबर 4, अ वॉलेट कंटेनिंग अप्रॉक्सीमेटली, और फिर पाउंड का साइन है। अब कुछ समझ आ रहा है कि यहाँ पे भी चालाकी आएगी। चालाकी क्या आएगी, एक बंदा कहता है जी मेरे, पूछे जी कितने पैसे चोरी हुए, मैंने ATM से 10,000 लिया था तो 2,000 रुपये का मैंने पेट्रोल डलवा लिया, बाद में 500 का मैंने पिज़्ज़ा खा लिया, तो 7500 होगा। आंसर क्या होगा, 7500। ठीक है, अब कुछ लोग होंगे भोले पंछी, 10,000 आया 10,000 लिख के जान छुड़ा ली, ऑडियो चल रही, आंसर आ रहा होगा, आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो आपने भोले भाले पंछी नहीं बनना, आपने देखना है कि एक्चुअली आंसर क्या है। 2-3 अमाउंट्स में से अप्रॉक्सीमेटली कितने पैसे हैं जो उसके चोरी हुए हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Now, I need to take some details of the theft. So, you said you had some things stolen out of your bag? That's right. And were you actually carrying the bag when the theft took place? Yes. I really can't understand it. I had my backpack on, and I went into a supermarket to buy a few things, and when I opened it up, my wallet wasn't there. And what did your wallet have in it? Well, fortunately, I don't keep my credit cards in that wallet. I keep them with my passport in an inside compartment in my backpack, but there was quite a bit of cash there.
About 250 pounds sterling, I should think. I withdrew 300 pounds from my account yesterday, but I did a bit of shopping, so I must have already spent about 50 pounds of that. Okay. See that? 350, 250. So what's the answer? Absolutely, right? I withdrew 300 and I did some shopping of 50 pounds and around 250. Now listen, you will just write 250 if currency sign is given. आम तौर पे करेंसी का साइन दिया होता है, तो आपने चालाकी नहीं लगानी कि मैं करेंसी साइन भी लिखूं. अगर करेंसी साइन दिया है तो आपने करेंसी साइन नहीं लिखना और आंसर शीट पे भी करेंसी साइन लिखने की जरूरत नहीं है अगर दिया हुआ है. यू विल जस्ट राइट 250, दैट्स इट. अच्छा जी, आगे चलते हैं. उसके बाद देखते हैं दूसरी चीज क्या चोरी हुई. अ डैश, राइट? आई प्ले द ऑडियो. क्वेश्चन नंबर 5. At first I thought, oh, I must have left the wallet back in the apartment. But then I realized my phone had gone as well. It was only a week old, and that's when I realized I'd been robbed. Anyway, at least they didn't take the keys to my rental car. Yes. So, phone. And at the end she said, anyways, I didn't take my keys to rental car and all that. It means keys were not lost. लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि कोई आप में से keys भी लिखा है किसी ने. आप चालाक हो गए भाई. Okay? So, answer is फोन. अब फोन के साथ कुछ नहीं लिखना जी, फोन खाली अच्छा नहीं लगता. सेल फोन लिख देता हूं, आईफोन लिख देता हूं, कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेल जो है राइट आंसर आपका रॉन्ग कर देगी. समझ आ रहा है आपको भी? गुड. लेट्स गो ऑन. उसके बाद जी डेट ऑफ थेफ्ट. अच्छा, अब जरा देखिएगा, बास का डेट में क्या होता है. आमतौर पे ईयर जो है वो दिया होता है. अगर तो कोई डेट ऑफ बर्थ है या कुछ ऐसा है तो आपको लिखना होता है डे, मतलब उसे क्या बोलेंगे, डेट एंड मंथ. ठीक है, तो डेट आपका हो जाएगा नंबर और मंथ आपका हो जाएगा वर्ड. ठीक है, तो इस तरह से होगा. अब यहां पे जरा देखिएगा डेट ऑफ थेफ्ट और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है. और बाय द वे डेट को लिखने के बहुत सारे फॉर्मेट हैं. अगर फर्ज करें ये डेट है 14 अगस्त फॉर एग्जाम्पल, आप लिख सकते हैं 14 और उसके आगे अगस्त. आप लिख सकते हैं 14th. 14th भी एक नंबर है. ऑर्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स एंड ऑल दैट. ठीक है, वो th लगा के वर्ड नहीं बन जाएगा. 14th अगस्त लिख दें, या फिर आप लिख सकते हैं 14/8. बात समझ रहे हैं ना? 14/8 वो भी ठीक है, राइट? और अगस्त अगर पूरा लिखना है पूरा लिखते हैं. अगस्त की जगह पे AUG लिखना है तो भी लिखते हैं. दिसंबर की जगह पे DEC लिखना है तो भी लिखते हैं. डेट का कोई भी फॉर्मेट, यानी आप अगर 14 अगस्त आंसर आपने लिखा अगस्त 14 तो भी ठीक है, मतलब इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. एनीवेज, लेकिन डेट ठीक होनी चाहिए. ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट. ये सो लेट्स सी. So you say the theft occurred yesterday. Yes. So that was September the 10th? That was September the 10th. अब कुछ लोग होगा लिखेंगे September THE the, उसके बाद आगे 10th. आंसर सही होगा गलत होगा? गलत हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि September वर्ड हो गया, द एक और वर्ड हो गया, 10th एक नंबर हो गया. 2 वर्ड्स प्लस नंबर तो नहीं है ना क्वेश्चन टाइप. ठीक है, बात को ये वो बातें हैं जिससे आपके 3-4 आंसर्स गलत होने से बच जाएंगे. सो आंसर हो गया 10 सितंबर लिखते हैं. सितंबर के बाद 10 लिखते हैं. TH लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, राइट? अच्छा जी, आगे चलते हैं. पॉसिबल टाइम एंड प्लेस ऑफ थेफ्ट. अब जरा सोचें, इमेजिन करें कि टाइम क्या होगा चोरी का, जगह कौन सी है, कहां पे हुआ एंड ऑल दैट. लोकेशन आउटसाइड द डैश एट अबाउट 4 PM. अब कोई चीज है आउटसाइड द रेस्टोरेंट, आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस, और आउटसाइड के लिए हो सकता है वो कोई और वर्ड यूज करे. तो अब आपने ये देखना है कि चोरी कहां पे हुई. 2-3 लोकेशंस बताएंगे, राइट? उन 2-3 लोकेशंस में से जहां पे चोरी हुई, दैट विल बी द आंसर. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. And do you have any idea at all of where or when the things might possibly have been stolen? Well, at first I couldn't believe it because the bag had been on my back ever since I left the apartment after lunch. It's just a small backpack, but I generally use it when I'm traveling because it seems safer than a handbag. Anyway, I met up with a friend and we spent a couple of hours in the museum. So we spent a couple of hours in the museum. लेकिन अभी आंसर नहीं आया. ठहरे मैं देखता हूँ शायद अगली ऑडियो में हो. But I do remember that as we were leaving there,
at about 4 o'clock, a group of young boys ran. Okay, so for question number 7, what did you pick as an answer? Museum. That's right. I'll play it again, the last part. And do you have any idea at all of where or when the things might possibly have been stolen? Well, at first I couldn't believe it because the bag had been on my back ever since I left the apartment after lunch. It's just a small backpack, but I generally use it when I'm traveling because it seems safer than a handbag. Anyway, I met up with a friend, and we spent a couple of hours in the museum. Okay, so then they said, But I do remember that as we were leaving there, at about 4 o'clock, a group of young boys so as we were leaving there at about 4 o'clock, ran up to us, and they were really crowding round us, and they were asking us what time it was. Then, Okay, anyways, now let's go on to question number 8. Details of suspect. Suspect means, mujrim, jo mulzim actually, mulzim, that's the right one. Some boys asked for the dash, that's what she mentioned. Asked for the time. I'll play it again. but I do remember that as we were leaving there, at about 4 o'clock, a group of young boys ran up to us, and they were really crowding round us, and they were asking us what time it was. All right. Then, They were asking us what time it was. So some boys asked for the time will be the answer. Good. Okay, then they said t-shirt, but there is no question. Question number 9. He was about 12, slim build with dash hair. Dash hair means color or type of hair. It can be color, it can be type. Type means curly hair, color means black hair, and all that. Let's see what it is. Can you remember anything about them? the one who did most of the talking was wearing a t-shirt with a picture of something. Let's see. A tiger. Right. Any idea of how old he might have been? Around 12 years old? And can you remember anything else about his appearance? Not much. He was quite thin. Color of hair? I do remember that. He was blonde. All the others were dark-haired. Blonde and dark-haired. He was blonde. All the others were dark-haired. So what is the answer? Blonde. And by the way, dark-haired, like dark can be fit here, but actually that is not the right answer because they are talking about that boy. So blonde. How do you spell blonde? Yes, B-L-O-N-D or B-L-O-N-D-E. It is spelled both ways. So when it comes to British or American spelling, आप जो भी spelling लिखेंगे वो acceptable होंगे, right? Blonde with E or without E, that is fine. अच्छा जी, हाँ? Blonde किस तरह के होते हैं? जाके Google में लिखिएगा. ठीक है, ढेर सारे सुनहरी बाल ही है. All right, now we have question number 10. Crime reference number allocated. अब reference number जो है दो तरह से होते हैं. या तो नंबर होगा टोटल डिजिट्स में, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आईएलटीएस में एक भी नंबर है और एक मिलियन भी नंबर है. मतलब एक मिलियन के साथ आप 5 6 7 8 जीरो जितने भी लगते हैं लगा दें, वो भी एक ही नंबर होगा, और अगर सिर्फ आपने 1 लिखा है वो भी एक ही नंबर होगा. ठीक है. अब अगर फर्ज करें हम ये क्राइम रेफरेंस नंबर लिखने जा रहे हैं, इसमें कोई 8 9 नंबर है, बोलते हैं 5 4 3 2 1 6 7 एंड ऑल दैट, वो सारे का सारा मिलके एक नंबर बनाएगा. राइट. नंबर जब भी आता है, नंबर में दो तरह से होता है, या तो खाली नंबर होगा या नंबर के साथ कुछ अल्फाबेट भी होंगे. फर्ज करें आपको बोलते हैं ये नंबर आपका है ABC 1 2 3, यानी अल्फाबेट प्लस नंबर. तो अब आपने देखना है इसमें क्या है और इसको साथ साथ लिखना है, और ये रिपीट नहीं करेंगे. नंबर जो होता है इस तरह का वो रिपीट नहीं करते. कोई भी स्पेलिंग हो, नाम का स्पेलिंग है, उसको कभी भी रिपीट नहीं करते वो. सो लेट्स गो ऑन. And any details of the others? Not really. They came and went so quickly. Right. So, what I'm going to do now is give you a crime reference number so you can contact your insurance company. So, this is 10 digits. 87954 82361. Thank you. 10 digits. So what's the number? 87954
82361। अब 10 डिजिट्स हैं और एक चीज और भी है, अगर आप 5 डिजिट्स अलग लिख के थोड़ा सा स्पेस दे के 5 डिजिट्स लिखें तो भी ठीक है पढ़ने में, ताकि आसानी हो जाए। इकट्ठा लिखना है इकट्ठा लिख दें, दैट विल बी फाइन, ठीक है। नंबर लेकिन एक तरतीब से होने चाहिए। ओके